कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। हिंदुओं को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के लोग अपने वोटों से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, आदिवासी लोग अपने वोटों से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, दूसरों को उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होगा। ये लॉर्ड वेवेल ने कहा था। क्या अंग्रेज लोग अभी इसी पर कायम हैं? गांधी जी ने माउंटबेटन को पूछा तो माउंटबेटन ने कहा हाँ, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है, इस पर हम लोग कायम हैं। अब आपका क्या कहना है? अगर ऐसा ही है तो मैं भारत के विभाजन का विरोध करूंगा। तो माउंटबेटन ने कहा होगा यदि हम अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसा आप कहते हैं कि यदि उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार से वंचित कर देते हैं, उनको अधिकार नहीं देते हैं आजाद भारत में, तब आपका क्या कहना होगा? तब तो मैं भारत विभाजन का समर्थन करूंगा, भारत के टुकड़ों का समर्थन करूंगा। भारत के टुकड़े होने चाहिए, मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कोई संवैधानिक अधिकार आजाद भारत में नहीं होना चाहिए। आपको मंजूर है? यदि मंजूर है तो मैं भारत के टुकड़े करने की जो आपकी योजना है उसका समर्थन करता हूं। माउंटबेटन ने सोचा होगा कि ये बड़ी समस्या है, इसका पहले समाधान कर देते हैं, बाद में अम्बेडकर और आदिवासियों की जो समस्या है उसको बाद में देख लेते हैं। पहले ये बड़ी समस्या जो है इसका समाधान कर लेते हैं। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा ओके ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। अब आपका क्या कहना है? तो मेरा कहना भारत विभाजन को समर्थन। गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने की योजना आरएसएस वाले जो ब्राह्मण हैं बोलते हैं कि 50 करोड़ रुपया देने की वजह से गांधी जी को मारा और ये किया और वो किया। सारे नंबर एक झूठे लोग जो ब्राह्मण जिन्होंने लिखा कि 50 करोड़ की वजह से गांधी जी को मारा, वो पाकिस्तान के देने के लिए उपवास को बैठे थे और वो उनकी वजह से नेहरू को 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना पड़ा, 55 करोड़ रुपया, और इस वजह से हमने इनको मारा। ये जो कहते हैं ये नंबर एक झूठ बात है। पार्टीशन जो है उसका तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर इन लोगों ने इसको छुपाने के लिए नई थ्योरी बनाई, इसको छुपाया जा सकता। तो इस तरह से भारत का विभाजन हुआ। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को प्लान क्या बना वो समझा रहा कि आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सत्ता में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। फिर रहता ओबीसी, जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों को ये बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, तो आपको दिमाग में थोड़ा पल्ले पड़ जाए। गांधी जी महात्मा थे, इतना ही हमारे लोगों को मालूम है, बाकी कुछ पता है नहीं। गांधी जी महात्मा थे, इतना ही हमारे लोगों को मालूम है। जब कोई बात कही जाती है अरे क्या है, वो तो महात्मा थे, ऐसा थोड़ी करते थे, ऐसा करते होते तो फिर महात्मा क्यों होते? हाँ ये बात तो सही, तो ये तो नहीं समझ में आता हमारे को, राजनीति समझ में नहीं आता। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए और गोखले को गुरु बनाया, गोखले को गुरु बनाया गांधी जी ने, तो गोखले ने गांधी जी को कहा सक्रिय राजनीति पर आपके ऊपर 2 साल तक मैं पाबंदी लगाता,
अब गुरु का आदेश। गोखले ने गांधी जी पर पाबंदी लगाई कि 2 साल तक आप सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने गोखले को पूछा, अपने गुरु को पूछा कि मैं क्या करूं? भारत भ्रमण करो, क्योंकि तुम बहुत साल तक विदेश में साउथ अफ्रीका में रहे हो, तुम भारत को नहीं जानते हो। भारत का नेतृत्व करने के पहले भारत को जानना जरूरी होगा, तो तुम भारत भ्रमण करो सारे देश। तो गांधी जी सारे देश भर में भारत भ्रमण करने के लिए निकले। निकलने के बाद उनको एक रहस्य का पता चला कि भारत की प्रजा नेताओं को कम मानती है और साधु और महात्माओं को ज्यादा मानती है। एक रहस्य गांधी जी को मालूम। तो गांधी जी ने सोचा कि बनना तो नेता है, मगर दिखाना होगा कि मैं साधु। बनना तो नेता है, मगर दिखाना होगा कि मैं साधु। तो क्या करना होगा? तो गांधी जी बैरिस्टर थे, छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं। तो उन्होंने महात्मा बनने के लिए बहुत सिंपल तरीका अपनाया। वो बैरिस्टर थे तो कोट पैंट टाई वगैरह पहनते थे, फोटोग्राफ मेरे पास है। तो भारत में उन्होंने कोट पैंट और टाई बांधने के बजाय उन्होंने क्या किया, कमर के ऊपर कपड़ा डालना बंद कर दिया और जो धोती पहनते थे वो धोती आधी पहनते। तो उन्होंने देखा गांव देहात में जो लोग हैं वो धोती पूरी यहां तक नहीं पहनते, तो वो आधी पहनते हैं। वो उसी तरह का डुप्लीकेट करते हुए गांधी जी ने कहा ऐसा करेगी तो लोगों के मन में सवाल पैदा होगा, इतना बड़ा बैरिस्टर आदमी कमर के ऊपर कपड़ा नहीं डाल रहा है, धोती भी आधी पहन रहा है, जरूर कोई रहस्य होगा, ये आदमी जरूर कोई महान आत्मा होगा। सारे जन पढ़ लो, अरे गवार लो हमारे। तो हमारे लोगों ने गांधी जी को महात्मा किसी ने नहीं कहा। जानता ज्योतिराव फुले को बॉम्बे में बुलाकर लाखों लोग इकट्ठा होकर महात्मा की पदवी दी। आप कोई बता सकता गांधी जी को किसी कोई लाख लोग इकट्ठा हो गए और उनको महात्मा बनाया है? किसी के पास कोई जानकारी है? किसी के पास कोई जानकारी नहीं, मेरे पास है। ज्योतिराव फुले को तो बॉम्बे में बुलाकर लाखों लोग इकट्ठा होकर उनको पदवी दी। गांधी जी को ऐसी कोई पदवी नहीं दी। जो बनिया लोगों ने अखबार शुरू किए थे, उन अखबार वालों ने जब कमर के ऊपर कपड़ा नहीं डाला और आधी धोती पहनना शुरू कर दिया, तब वो अखबार वालों ने उनको साधु और महात्मा लिखना शुरू कर दिया। महात्मा 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 हो गए। उन्होंने महात्मा का या साधु का जिंदगी में कोई काम नहीं किया, काम नेतागिरी का करते। गांधी जी का चरित्र पढ़ो, गांधी जी का जीवन संघर्ष पढ़ो, तो आपको पता चलेगा डेली सवेरे से उठकर सोते तक राजनीति करते थे और नेतागिरी करते थे, और जिंदगी भर कभी भी साधु का काम जो होते हैं, साधु के भी तो काम होते हैं, वो काम करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने एक रहस्य जाना कि अगर देश में नेतृत्व करना है तो दिखाना होगा साधु और करना होगा नेतृत्व। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का जो गांधी जी को समर्थन मिला वो धोखाधड़ी के तहत समर्थन मिला, क्योंकि हम लोग आम लोग जो है बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो इसी तरह के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे कि साधु को मानने वाले लोग थे, महात्माओं को मानने वाले लोग थे। उन्होंने माना यदि साधु है तो महात्मा है, तो मान करके काम किया। तो जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भारत का विभाजन हो जाए मगर इनको अधिकार नहीं देते, भारत के टुकड़े हो जाए मगर इनको अधिकार नहीं देते, जिन लोगों की ये सोच
वो फिर ओबीसी के बारे में भी सोचो। जिनकी अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में ये सोचो, उनकी सोच ओबीसी के बारे में भी होगी। तो ओबीसी के बारे में उन्होंने सोचा कि इनको तो देश में एससी एसटी को सेपरेट लोकरेट नहीं देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान देकर पाकिस्तान भेज देंगे, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको सेपरेट लोकरेट नहीं देंगे, जो ओबीसी के लोग हैं उनको हिंदू बनाकर ब्राह्मणों का गुलाम बना देंगे, क्योंकि हिंदू नाम का तो कोई धर्म है ही नहीं है। बाटी हिंदू नाम का कोई धर्म है? ब्राह्मण को पूछो, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है बगैर वेरिफिकेशन की चीजें मानते रहते हैं। वेरिफिकेशन मतलब अंग्रेजी का शब्द है। वेरिफिकेशन का मतलब है सही गलत की छानबीन करने के बाद मानना है या नहीं मानना है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। हम लोगों को ऐसी कोई आदत तो है कि हम वेरिफिकेशन करने के बाद माने या ना माने। तो ओबीसी के अभी सिंपल प्रयोग करके बताता हूं, पता चले। ब्राह्मण क्या पूछो? हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। पंडित जी तो बताए, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता बताइए। ब्राह्मण बताए। दूसरा सवाल, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से है ये सवाल पूछा था। आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथों को ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताया। पंडित जी तो पंडित जी जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? आपको समझ में आए इसलिए बता रहा, दोनों ये कही है। अगर हम दोनों को तो पता नहीं है ना, दोनों ये कही है, हम दोनों को तो पता नहीं है, तो हमको मालूम हो इसीलिए तो बता रहा, प्रयोग करके समझा। अगर उसका असली नाम ब्राह्मण धर्म ही है तो ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का काम क्यों कर रहा है? ब्राह्मण धर्म के नाम पर ही ब्राह्मण धर्म का प्रचार करता है। मान थोड़ी देर के ब्राह्मण अगर ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण के नाम पर ही प्रचार करता कि ये ब्राह्मण धर्म ही है, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग क्या कहते हैं? तुम्हारा है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है। अलग ब्राह्मण धर्म है, तुम्हारा है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है। हमारे लोग ऐसा बोले, एससी एसटी ओबीसी। ब्राह्मणों को समझ में आया है ब्राह्मण धर्म के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को गधा नहीं बनाया जा सकता। गधा तो बनाना है, क्यों? हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। कल तो हम केवल अपने धर्म ग्रंथों में लिख कर कह देते थे हम सबके ऊपर है। अब अम्बेडकर ने लिख दिया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा। इन लोगों को हम सब बनाया। हम सब समझना, हम सब कोल्ड ड्रिंक नहीं। आप समझते हो, अरे कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है राम, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा। अंगूर का टेक बनाया ब्राह्मण लोग, अरे इनको तो हमने अंगूर का टेक बनाया। गांव में जब कोई पटवारी कोई कागज पर साइन लेने के लिए आता है ना, पटवारी आता है, तो पटवारी पूछता है, पाटिल साहब कागज है, दे सही दे। उसका जो बेटा स्कूल में पढ़ता रहता है पाटिल साहब, वो इशारे से पटवारी को बोलता है, अरे बय ग्रामीण भागामध्ये
बैल म्हणजे वृषभ राशीचा, बैल म्हणजे अनाडी, अनपढ. ग्रामीण भागामध्ये अशिक्षित माणसाला बैल सुद्धा म्हटलं जातं. मी खेड्यातला माणूस आहे, मला सगळं शब्द पण माहिती. आणि अपघातानं चहायला शहरात आलो. अपघात काय झाला? ग्रॅज्युएट झालो, ग्रॅज्युएटला कामच नाही गावात. अपघात से आए. तो आपको समझा, क्योंकि मैं भाषण नहीं करता हूं. हमारे लोगों को क्या समझ में नहीं आता है वो मुझे समझ में आता है. मैं भाषण नहीं करता. हमारे लोगों को क्या समझ में नहीं आता है वो मुझे समझ में आता है, और वही समझाने का काम मैं करता हूं. तो आधारण से साधारण जो आदमी है उसको मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि मैं भाषण नहीं करता, मैं समझाने का काम करता हूं. तो इस तरह से ये जो हम लोगों के साथ में होता है, धोखाधड़ी होती है या हो रही है, कई सालों से हो रही है, हजारों सालों से हो रही है, तो हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया. गांव देहात में पटवारी सही करने के लिए आता है, पाटिल साहब को पूछता है, पाटिल साहब द्या सही. पाटिल साहब क्या म्हणते? दावाशाही है. पाटिल साहब द्या सही. पाटिल साहब क्या म्हणते? लावाशाही. स्टैंप होगा ऐसा ऐसा करने वाला. देखी हुई बात है, बातें नहीं बोल रहा, किताबी बातें नहीं बता रहा. तो इस तरह से हमारे जो लोग हैं, ये इन लोगों को उन्होंने सोचा कि अनुसूचित मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे देंगे, SC ST को आजाद भारत में सेपरेट लोकरेट नहीं देंगे, और जो OBC के लोग रहेंगे उनको हिंदू बनाएंगे, अर्थात ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखेंगे. जिन्होंने ये निर्णय किया कि OBC को ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखेंगे, तो तुम लोगों की गिनती करेंगे. अरे भाई, गिनती करोगे तो फिर तो तुम्हारे अधिकार संख्या के अनुपात में बन जाएंगे. तुम्हारी संख्या तुम्हें पता चलेगी, तुम्हारे पढ़े लिखे कितने वो पता चलेगा, तुम्हारे अधिकारी कितने वो पता चलेगा, बहुत सब कुछ आपको पता चलेगा. और जब पता चलेगा तो जागृति बढ़ेगी. जागृति बढ़ेगी तो हक अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हो. ये बात इसलिए नहीं कर रहे, जानवरों की करते हैं मगर OBC की नहीं करते. दूसरी एक और बात है, हम जितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, SC ST OBC के, वो सारे के सारे बिन पेंदे के लोटे, बिन पेंदे के लोटे. मैं देहाती आदमी हूं. गंड्यागढ़ नाम है, गंड्यागढ़ ग्रामीण भाग में ऐसा लोटा होता है, ज्यादा अजूनही त्याच्यात पाणी दिल्यानंतर जमीन शोधावं लागतं, त्याला बूड शोधावं लागते. जमिनीत बूड असेल तर त्या गडूमध्ये बूड लागते. हमारे लोगों की समस्या ये है कि हम बिन पेंदे के लोटे. बिन पेंदे के लोटे क्यों कह रहा हूं? जिनका पेंदा होता है उसका कोई न कोई विचार होता है. जिसका पेंदा होता है उसका कोई न कोई विचार होता है, और जिसका विचार होता है वो सोचता है ये गलत है, ये सही है, गलत का साथ नहीं दूंगा, सही का साथ दूंगा. जिसका पेंदा होता है वो ऐसा करता है.
साला पैदा ही नहीं है तो क्या कर लेगा? भेड़ बकरियों की तरह, जैसे भेड़ बकरियां करती रहती है वैसे करता है। तो ये सारे हमारे सारे समाज की एक समस्या है, और ये समस्या का जब तक आप समाधान नहीं करोगे, क्यों कहते रहोगे हमारे 52% लोग हैं, हमारी गिनती करो गिनती करो गिनती करो। अरे मगर बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो, बीमारी का इलाज करना पड़ेगा ना। बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? बीमारी का इलाज करना होगा। बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो बीमारी तो बरकरार रहेगी। जब बीमारी बरकरार रहेगी तो समाधान कैसे होगा? तो इसलिए बीमारी को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों को, हमारे पुरखे क्या कहते थे ज्योग्राफी में, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम इन लोगों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। ओके, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए तो इनको गलत सही की थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। गलत सही की थोड़ी समझ आ जाएगी। तो हम लोग बिन पेंदे के लोटे हैं, तो जब तक हम पेंदा तैयार नहीं करते, किसी विचारधारा को स्वीकार करते हुए, किसी विचार को आधार बनाते हुए जब तक हम कोई संगठन नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा पेंदा तैयार नहीं हो सकता और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। न्याय तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई नहीं हो सकती। न्याय तो सुनवाई के बाद होता है, सुनवाई ही नहीं हो सकती। ये हुआ है। मैं 19 साल की उम्र का था, गांव का रहने वाला आदमी। 19 साल, अभी मेरा 64 उम्र पूरी हो गई है और 4-5 दिन और ज्यादा हो गए, 65 पैसे इतना। 19 साल की उम्र से हमने ये सोचा, हमको ये लगा कि हाँ, हमारे लोगों की संगठित शक्ति होनी चाहिए। बड़ा काम दुनिया में, भारत में नहीं, सारी दुनिया में कहीं पर भी कोई बड़ा काम हुआ, कोई बड़ा बदलाव हुआ, कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, संगठित शक्ति के बल पर हुआ। कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि बड़ा परिवर्तन अपने आप हो गया। कोई उदाहरण दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए 19 साल की उम्र से अभी 45 साल तक संगठन बनाने का काम किया लगातार। अब आज इतना बड़ा संगठन हो गया, 31 राज्यों, 567 जिलों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में। बड़ा संगठन, इतने साल लगातार कोशिश करने से, और ये इतना बड़ा संगठन, इसकी संगठित शक्ति का प्रभाव देखो कितना है। आपको काल्पनिक नहीं, प्रैक्टिकल उदाहरण देखो। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद हो गया। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। और नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, कितना अकड़ू। साल हो गया किसान दिल्ली के आसपास बैठे, सुन नहीं रहा। अभी भी अनाउंस किया कि कानून रद्द करेंगे, मगर सुन नहीं फिर। आप समझ नहीं, किसानों को बुलाकर, अब तुम इतने दिन से बैठे हुए हो, आ जाओ, चाय पियो,
तुम्हारे साथ सलाह मशवरा करके तुम्हारे सामने ही घोषित कर देता हूं, रद्द कर दिया। किए क्या अपने से अलग। इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं, इतनी सदा शैतानी दिखाई कि ये बैठे हुए दुखी लोगों को बुलाए, उनसे बात करे, बात करके घोषित करे, उनके आंदोलन को भी श्रेय दे दे। कुछ लोगों ने ऐसा करने की वजह उसमें भी क्या किया, मैंने पढ़ा, मैं क्या कर रहा हूं, अकड़ जो है वैसी की वैसी ही है। उस अकड़ वाले आदमी को हमने भारत बंद करके 13 पॉइंट पोस्टर रद्द करने के लिए कहा, संविधान संशोधन करना पड़ा और संविधान में सुधार करके लागू करना पड़ा। हमने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा नहीं तो 1 इंच झुकाया, ज्यादा नहीं 1 इंच। रिकॉर्डेड था, संगठित शक्ति के बल पर बता रहा। 29 जनवरी 2020 को, उसके पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके मंत्रिमंडल के लोग डेली डेली अखबार में, एक ही अखबार में 10 खबरें होती थी, गड़े होती कि नहीं। अब सीए का सुनने को आता, सीए को सुनने को आता। 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया सीए के विरोध में, और मुसलमान भाइयों ने भी सारे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया, और पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। उसके दूसरे दिन से सीए भाग बोलना पड़ा। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने बहुत खास बात बता रहा था, पूछा, अमित शाह जी, आपने पार्लियामेंट में घोषित किया था सीए सारे देश भर में लागू करेंगे, कहां तक तैयारी रही? विरोधी पार्टी के लोगों ने पूछा, भारत बंद होने के बाद अमित शाह को मतलब मैंने घोषित किया था पार्लियामेंट, आप कौन से मुंह से पीछे लिया करके बोलो। किशन रेड्डी को बुलाया, जो आंध्र प्रदेश का स्टेट होम मिनिस्टर था, उसका डेप्यूटी, उसको बुलाया, रेड्डी तू बोल ले, मेरी तो सारी वैसी चली गई, अमन मिश्रा ने पूंगी बजा दिया। तो किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया। विरोधी पार्टी ने क्या पूछा, ये लागू करने के लिए तैयारी कहां तक आ गई? तो किशन रेड्डी ने जवाब दिया, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, विचार करेंगे तो दोबारा भारत बंद करने के लिए मुझे 15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है, ज्यादा नहीं बनाना। और जब मैं भारत बंद का वीडियो बनाता हूँ 15 मिनट का, बनाने के बाद सोशल मीडिया डालने के बाद सोने को चला जाता हूँ। मैं सोते रहता हूँ और सारे देश भर के लोग जाग जाते हैं। 45 साल तक की मैं सोया नहीं। संगठित शक्ति के बल पर क्या किया जा सकता है, मैं काल्पनिक बात आपको नहीं बताता। अभी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए जनवरी के अंदर भारत बंद होगा। भारत बंद होगा, भारत
ओबीसी प्रधानमंत्री है, मगर वो गिनती नहीं कर रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री है मगर गिनती नहीं कर रहा है। इसका एक अर्थ क्या है? सत्ता उसके हाथ में नहीं। यदि उसके हाथ में सत्ता होती तो फैसला करता। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ आपको मालूम नहीं होगा। नॉमिनेटेड का क्या है? ये शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने 19